चलिए, आज जो मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। बहुत सारी चीजें इसमें समझने के लिए हैं, उतना आसान भी नहीं है टॉपिक, और बहुत सारे प्री और मेंस के क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज बेसिकली जो लेक्चर रहेगा वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन, उसके टेन्योर, उसके इम्पीचमेंट से रिलेटेड रहेगा। और कल जो मॉर्निंग में लेक्चर लूंगा मैं, वो लेक्चर पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड रहेगा। खैर, शुरू करते हैं। आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान का आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 यह मेंशन करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इट मीन्स होगा ही, बिना राष्ट्रपति के देश नहीं चलेगा, क्योंकि सुबह हमने पढ़ा इंडिया एक रिपब्लिक है और रिपब्लिक में उसका प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होना चाहिए। तो इंडियन रिपब्लिक का प्रमुख कौन है? इंडियन रिपब्लिक का प्रमुख द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आगे बात, अब यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो फिर तो हमें पता है कि उपराष्ट्रपति है, और यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और किसी कारण से चीफ जस्टिस का पद खाली है तो जो भी अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। खैर, आगे आते हैं। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको अभी हमने समझा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 53 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। All the executive power of Indian Union will be vested in the President of India। कि संघ की मतलब केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब भारत में दो स्टेज पे सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र में अपन ने पढ़ा था केंद्र की विधायिका पार्लियामेंट है और कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है। तो उसका प्रमुख, केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति होगा। अब यदि हम इस रेफरेंस में राष्ट्रपति को समझ रहे हैं तो हम तो ये बोल सकते हैं कि देश का सीईओ हो गया राष्ट्रपति, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया राष्ट्रपति। लेकिन इसी पर्सपेक्ट में आर्टिकल यदि हम 74 की स्टडी करते हैं तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। मतलब आर्टिकल 53 और 74 अपोजिट बातें कर रहे हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, और वहीं 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। मतलब असली पावर किसमें हो गया? मंत्री परिषद में हो गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही तर्ज पर हमारे यहां पर भी, इंडिया में भी दोहरी कार्यपालिका हो गई। दोहरी कार्यपालिका से मतलब रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद हो गई, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के रूप में राष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति पूरे काम
मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, अपने मन से वो निर्णय नहीं लेता। एक दो मामले ऐसे हैं जिनमें वो अपने मन से निर्णय लेता है, वो अभी हम पावर एंड फंक्शन में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के विवेकाधिकार कौन से, जिसमें निर्णय वो अपने विवेक के अनुसार लेता है। फिर आगे बढ़ते। तो अब कभी एग्जाम में, प्री एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में दोहरी कार्यपालिका निम्न में से किन अनुच्छेदों की व्याख्या से उत्पन्न होगी या समझी जा सकेगी, तो इसका आंसर है आर्टिकल 53 को जब आप आर्टिकल 74 के साथ मिलाकर पढ़ोगे, आर्टिकल 53 को आर्टिकल 74 के साथ आप मिलाकर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है और वास्तविक कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक, यहां आ गए। अब बात आती है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। अब इसको समझते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है? तो संविधान के अनुसार, याद ही कर लेना मेरे साथ साथ, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए नंबर 1, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब यहां एक प्रश्न बनता है, इस मामले में भारत और अमेरिका में थोड़ा सा अंतर है। भारत और अमेरिका में थोड़ा सा अंतर है। कैसा अंतर है? कि भारत में हमने पहले पढ़ा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत की नागरिकता तो विदेश से आए हुए लोगों को भी मिल जाती है। सोनिया गांधी भारत की नागरिक है कि नहीं? लेकिन अमेरिका के संविधान में लिखा है वह अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ उसका जन्म भी अमेरिका में हुआ, जबकि हमारे यहाँ के संविधान में ये प्रोविजन नहीं है। वह भारत का नागरिक तो होना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि उसका जन्म भारत में हुआ। मतलब अमेरिका में ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता जो भले ही अमेरिका का नागरिक हो पर जिसका जन्म ना हुआ हो अमेरिका में। हमारे यहाँ बन सकता है, पहली बात। सेकंड, he should have completed 35 year of age, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कंप्लीट हो गई हो 35 वर्ष की आयु। थर्ड, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो परंतु सदस्य ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है? 25 साल उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ये सब योग्यता उसके पास हो, पर वो सदस्य ना हो। जैसे अपन है, अपने पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता है पर अपन सदस्य तो नहीं है, मतलब अपन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते। पर आगे एक क्लॉज और आएगा। अगला, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। इसका मतलब है कि उसे केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कहीं से पेड सैलरी न मिलती हो, केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कहीं से उसे पेड सैलरी न मिलती हो। लेकिन ध्यान से सुनना, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, किसी राज्य का राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, संसद का कोई सदस्य लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मतलब लाभ का पद कौन माना जाएगा? जो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन एम्प्लॉय हो। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक शर्त है कि वह बैंकरप्ट ना हो या पागल ना हो। अब इसको नहीं समझाता, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने जो देखा कि राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं,
35 साल की आयु, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता, लाभ के पद पर, तो ऐसी योग्यता तो हर बेरोजगार व्यक्ति में है जो 35 साल का हो गया हो। तो फिर ऐसे में तो चाहे जो कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लगेगा, तो इस पद की डिग्निटी का क्या होगा, इस पद की गरिमा का क्या होगा। इसलिए संविधान में एक क्लॉज था कि कोई अन्य ऐसी योग्यता जो संसद कानून बनाकर निर्धारित करे। तो संसद ने एक योग्यता निर्धारित की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से। अब ध्यान से सुनना कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार को, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों का समर्थन एज ए प्रपोजर हो और 50 सदस्य सेकेंडर हो। अब इस लाइन को समझने के पहले थोड़ा सा अलग चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता आम जनता नहीं होती भैया। आपने कभी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं किया होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? हमारे द्वारा इलेक्टेड एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद, और हमारे द्वारा इलेक्टेड विधायक। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक वोट डालते हैं, इसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल। तो ये सांसद और विधायकों का जो निर्वाचक मंडल है, इसके 50 सदस्य राष्ट्रपति के नाम का, उम्मीदवार के नाम का प्रस्तावक हो। जब वो अपना नामांकन पत्र भरेगा चुनाव आयोग के समक्ष, तो इसके 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में हो और दूसरे 50 सदस्य इसके अनुमोदक के रूप में हो। मतलब अब क्लियर हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल के एटलीस्ट 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। एटलीस्ट 100 का समर्थन। अब आप नहीं लड़ सकते। अब वही लड़ सकता है जिसको निर्वाचक मंडल के एटलीस्ट 100 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। क्लियर हुई बात? आगे आते हैं, आगे बात होती है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इस बात पे डिस्कशन चल रहा है। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक एकल संक्रमणीय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर लड़ा जाता है। समझते हैं। पहली बात, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में सभी निर्वाचित सांसद और सभी निर्वाचित विधायक शामिल होते हैं। सभी निर्वाचित सांसद और सभी निर्वाचित विधायक शामिल होते हैं। अब याद रखना, 2 व्यक्तियों का लोकसभा में मनोनयन करता है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे व्यक्तियों में से जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र का विशेष ज्ञान या अनुभव हो। पर ये राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब साफ है, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक। अब इसमें चूंकि 2 प्रकार के लोग भाग ले रहे हैं, सांसद और विधायक। सांसद लगभग 30 लाख की जनसंख्या पर एक चुना जाता है। इंदौर की लगभग 30 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाता है। मान लो किसी जिले की, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 32 लाख है,
वहां से एक सांसद चुना जाता है, तो वहां से लगभग 8 विधायक चुने जाएंगे। मतलब एक सांसद बराबर है 8 विधायक के बराबर। मतलब सांसद के मत का मूल्य बहुत ज्यादा है। सांसद लगभग 25 से 30 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। विधायक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। मतलब विधायक के मत का मूल्य काफी कम है सांसद के मत के मूल्य की अपेक्षा। तो इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व लिया गया। यदि आप भारत के सभी विधायकों को जोड़ दो और सभी सांसदों को जोड़ दो तो उनका मत का मूल्य बराबर आएगा। क्यों? अल्टीमेटली ये चुने तो उसी 135 करोड़ की जनसंख्या में से जाते हैं ना, सभी विधायक और सभी सांसद। तो यही प्रूव करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में दो फार्मूला दिए। पहला, किसी एक राज्य के, अब समझ लेना अपन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, किसी एक राज्य के एक विधायक का मत का मूल्य इक्वल टू होगा उस राज्य की जनसंख्या अपॉन उस राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या मल्टीपल बाई 1/1000। अपन को मान लो मध्य प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या लिखेंगे अपॉन मध्य प्रदेश में विधायकों की संख्या 230 है, 230 लिखेंगे मल्टीपल बाई 1/1000, 1/1000 कर देंगे। जो भी आएगा वो मध्य प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य आएगा। अब यदि आपसे कोई पूछे कि सभी विधायकों के मत का मूल्य, तो चूंकि 230 विधायक है मध्य प्रदेश में, तो जो भी आएगा एक विधायक के मत का मूल्य उसको 230 से गुणा कर देंगे, तो मध्य प्रदेश के सभी विधायकों के मत का मूल्य आ जाएगा। ऐसे हम भारत के सभी राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य निकालेंगे और फिर दूसरा सूत्र आता है, एक सांसद के मत का मूल्य, एक सांसद के मत का मूल्य भारत के सभी विधायकों के मत का मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो निर्वाचित सांसद 543 है। तो आप देखोगे दोनों सूत्र से जो अल्टीमेट संख्या निकलेगी वो बराबर होगी। विधायकों और सांसदों का मत का मूल्य। क्यों? मैंने कहा था उसी 135 करोड़ की जनसंख्या में से पूरे देश के विधायक चुने जाते हैं और उसी 135 करोड़ की जनसंख्या में से सांसद चुने जाते हैं। तो विधायकों के मत का मूल्य भी 135 करोड़ होगा, सांसदों के मत का मूल्य भी 135 करोड़ होगा। इसी बात को इन दो सूत्रों के माध्यम से साबित किया गया। ये सूत्र परीक्षा में पूछते हैं। ये कहलाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब आगे हम पढ़ते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान होता है, ध्यान से सुनना, 2 मिनट में हो जाएगी एकल संक्रमण। मान लो आप कोई एक मतदाता हो। पहली बात तो ध्यान रखना केवल सांसद और विधायक वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अपन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि आप एक मतदाता हो, 4 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं, 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं। तो आप जब वोट डालने जाओगे तो जैसे आप वोट लोकसभा के में डालते हो वैसा वोट नहीं डालना है आपको कि आप जिसको जिताना चाहते हो उसके पे उंगली दबा के चले आए। यहाँ ऐसा वोट नहीं डालता। यहाँ आपको 4 यदि खड़े हैं चुनाव में तो चारों को वोट देना पड़ेगा, चारों को वोट देना पड़ेगा। क्लियर? जैसे आप गए वोट डालने, आप सांसद हो, मान लो वोट डालने गए, ABCD 4 लोग खड़े हैं, तो आप उनको प्राथमिकता के आधार पर वोट दोगे।
मान लो आपने ए को दिया 1 नंबर, बी को दिया 3 नंबर, सी को दिया 2 नंबर, डी को दिया 4 नंबर। तो आपने जिसको 1 नंबर दिया है, आप कहना चाह रहे हो कि वो राष्ट्रपति बने। फिर यदि वो किसी कारण से नहीं बन सकता, तो आपने जिसको 2 नंबर दिया है, आपका मतलब है कि फिर वो बने, फिर 3 नंबर वाला बने, फिर 4 वाला बने। मतलब आप अपनी पसंद बता रहे हो कि पहली पसंद आपकी वो है, वो नहीं तो वो नहीं तो फिर तीसरा वाला, तीसरा नहीं तो चौथा वाला। ऐसे हर मतदाता वोट डाल के आएगा 1 2 3 4 में। मान लो 1000 वोट टोटल पड़े चुनाव में, टोटल 1000 वोट चुनाव में। यदि किसी मतदाता को कुल पड़े मतों का आधे से अधिक लोगों ने 1 नंबर दे दिया है, मतलब आधे से अधिक मतदाताओं की पहली पसंद कोई उम्मीदवार है, तो वो राष्ट्रपति बनेगा। मान लो अपने एग्जाम्पल में ए है, 1000 लोगों ने मत डाला, जिसमें से 600 लोगों ने ए को 1 नंबर दिया, तो ए बन जाएगा राष्ट्रपति। यदि किसी को आधे से अधिक 1 नंबर नहीं मिला, तो फिर जिसको सबसे कम लोगों ने 1 नंबर दिया है, मतलब जो सबसे कम लोगों की पसंद है, फिर वो बनेगा राष्ट्रपति। वो उसको चुनाव से हटा देंगे। जो सबसे कम लोगों की पसंद है, या जिसको सबसे कम लोगों ने 1 नंबर दिया है, उसको चुनाव से हटा दिया जाएगा। उसको चुनाव से हटा दिया जाएगा। लेकिन जिसने उसको 1 नंबर दिया था, जिसको चुनाव से हटा दिया है, उनने किसी ना किसी को 2 नंबर भी दिया होगा। मान लो डी को चुनाव से हटा दिया, पर जिनने डी को 1 नंबर दिया था, तो उनका 1 नंबर का कैंडिडेट तो नहीं बन पाया, राष्ट्रपति हट गया चुनाव से। पर उनने किसी ना किसी के लिए तो एबीसी में से कहा होगा कि 2 नंबर, तो उनका 2 नंबर कहलाएगा अब 1 नंबर। मतलब अब ए बी सीनों के बढ़ सकते हैं 1 नंबर, अब फिर गिना जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि किसी एक व्यक्ति को आधे से अधिक 1 नंबर के मत प्राप्त न हो जाए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। आगे प्री के लिए क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है, तो मामला केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मतलब सिंपल बोल दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवादों के मामलों में सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। अब मान लो यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनाव को कैंसिल कर देता है कि ये गलत हुआ था, तो जो व्यक्ति चुना गया था उसको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन उतने ड्यूरेशन में जब तक उसको हटाया नहीं गया है, निर्वाचित होने से लेके जब तक हटाया नहीं जाता है, तब तक के लिए राष्ट्रपति रहते हुए उसने जितने भी कार्य करे थे, उनमें से किसी भी कार्य के लिए उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि कोई केस नहीं चलाया जाएगा? क्योंकि वो अपना हर काम कार्यपालिका की सलाह पर करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, तो उसके खिलाफ क्यों केस चलाया जाएगा? उसके खिलाफ केस नहीं चलाया जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? अभी बहुत सारा मैंने एक लाइन से बोल दिया।
आप लोगों को थोड़ा इतना हजम करने में टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? अंकित, डाउट है क्या बेटा? कुछ पूछ रहे हो? कोई डाउट नहीं है? अंकित का क्लियर हो गया। भागलक्ष्मी अभी नई स्टूडेंट है, पर थोड़ा थोड़ा भागलक्ष्मी पढ़ाई शुरू कर दो घर पे, बुक वगैरह लेके। खरीदी है कोई बुक? नहीं सर, अभी कोई बुक नहीं ली। तो मुझसे आज अभी व्हाट्सएप पे थोड़ी देर से तुम बुक के नाम वगैरह पूछ लो, है ना? एक आध बुक लेके ओके। थोड़ी थोड़ी पढ़ना शुरू कर दो अब, ओके सर। है ना? क्योंकि ओके पीएससी सर। जल्दी आएगी। हाँ? एक राजेश भारती का मैसेज आया,